हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द करंट अफेयर्स डिस्कशन। मार्च का सर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। आज जहां तक हो गया था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं ना। आई थिंक 70 क्वेश्चन हो गए थे सर। उसके आगे आज स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। एक बार ऑडियो वीडियो का कंफर्मेशन दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? ठीक है। ऑलराइट, मार्च का सर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 70 क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए जरा। ये हमने बात करी थी ना, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में बी शोर्डस मिसाइल सिस्टम बनाया है। तो किसने बनाया है सर? सक्सेसफुली टेस्ट कंडक्ट करने वाला डीआरडीओ। ठीक है, तो मिसाइल वगैरह की बात आती है तो आपको पता है जनरली आंसर क्या होता है, डीआरडीओ होता है। 70 क्वेश्चन हो गए थे। ओके ओके। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन था ना, टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज इंडिया और किस कंट्री के बीच हुई है ये? इंडिया एंड यूएसए के बीच की एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ तक हम करके आ चुके थे। इसके आगे की कहानी आज हम हमें स्टार्ट करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सर। आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। Who among the following has been conferred the Sangeeta Kalanidhi 2024 by the Music Academy Chennai? संगीता कलानिधि 2024 by the Music Academy Chennai किसको मिला है सर ये? Who among the following has been conferred the Sangeeta Kalanidhi 2024 by the Music Academy Chennai? अरुणा सायरम, टीएम कृष्णा, प्रिया सिस्टर्स या टीके मूर्ति? चार में से करेक्ट आंसर बताइए सर। तो ये अवार्ड मिला है टीएम कृष्णा, द फेमस कार्नेटिक म्यूजिशियन टीएम कृष्णा। उनको ये अवार्ड मिला है संगीता कलानिधि। तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे क्वेश्चन आपके जो एग्जामिनेशन है, कोई भी मतलब जनरल एग्जाम ले लो जहाँ पे जीके पूछा जाता है, तो वहां पर जो अवार्ड्स एंड ऑनर वाला जो सेक्शन है वो इम्पोर्टेंट होता ही है। और आपके एग्जाम्स लाइक एपी एसएसबी एपी पीएससी उसमें भी पूछा जाता है, तो उसके बिहाफ पे भी इम्पोर्टेंट है, तो उसको ध्यान रखिएगा, है ना। मूव करते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूटीज हैज अप्रूव्ड 10% रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज? गद्दा, ब्राह्मण, कोली, पद्दारी ट्राइब एंड पहाड़ी एथनिक ग्रुप। Which of the following states UTs has approved 10% reservation for the ST communities? गद्दा, ब्राह्मण, कोली, पद्दारी ट्राइब एंड पहाड़ी एथनिक ग्रुप। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। बताइए जरा। बताइए। ये क्वेश्चन वैसे हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं सर। अभी ये जो आपका ये जो चार ट्राइब्स हैं, गद्दा, ब्राह्मण, कोली, पदारी ट्राइब और पहाड़ी। ठीक है, तो इनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिला है। किस स्टेट या यूटी में मिला है? तो ये क्वेश्चन वैसे हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, किसको मिला है? जम्मू एंड कश्मीर को मिला है। अब देखो यहाँ पर मैंने एक थोड़ा सा गवर्नेंस का पॉइंट ऐड कर दिया है।
कि अगर किसी भी ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में पुट करना है तो क्या प्रोसीजर लगभग फॉलो किया जाता है। तो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर आप देखो तो सेंसस जो 1931 में हुआ था उसके हिसाब से जो शेड्यूल ट्राइब है उनको बैकवर्ड ट्राइब का टर्म दिया गया था, जो एक्सक्लूडेड या पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया में रहते थे। ठीक है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 called for the first time for representatives of backward tribes in provincial assemblies। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल ट्राइब से लेकर एक प्रोविजन है आर्टिकल 342 सब क्लॉज 1, वो कहता है कि सर प्रेसिडेंट में विद रेस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूटी आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर बाय अ पब्लिक नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज और पार्ट ऑफ और ग्रुप्स विद इन ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज एज शेड्यूल्ड ट्राइब इन रिलेशन टू दैट स्टेट और यूटी। तो किसी भी स्टेट यूटी में जो शेड्यूल ट्राइब नोटिफाई किया जाता है तो वो कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है एज पर आर्टिकल 342। ठीक है, अब शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल। ठीक है, तो फिफ्थ शेड्यूल कौन से एरियाज के लिए है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करते हैं, इसमें प्रोविजंस है एडमिनिस्ट्रेशन के। तो आपका अदर देन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम जो एरियाज हैं वो आपका फिफ्थ शेड्यूल में कवर है। मतलब ये समझ लो आप नॉर्थ ईस्ट के अलावा जो एरियाज है वो आपका फिफ्थ शेड्यूल में कवर है लगभग। और सिक्स शेड्यूल में आपके कौन से एरियाज आ जाते हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन स्टेट के एरिया आपका सिक्स शेड्यूल में कवर हो जाते हैं। और इनके अलावा बाकी जो देश में शेड्यूल्ड एरियाज हैं वो किस में कवर होते हैं, वो आपका फिफ्थ शेड्यूल में कवर होते हैं। ठीक है, तो शेड्यूल ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हमारे संविधान में दो इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स मेंशन है, आपका शेड्यूल फिफ्थ एंड शेड्यूल सिक्स। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है सर आप लोगों को, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप, कोई डाउट है तो पूछिए। और आप में से आज किसी का फर्स्ट क्लास है क्या, अगर किसी का फर्स्ट क्लास है तो बताइए सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर एक, ये 71 भी हो गया था ना, ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन सर 73 क्या हुआ, ठीक है 73, who among the following will be awarded the 33rd सरस्वती सम्मान for 2023 for the novel रौद्र सात्विकम। ठीक है, नोवेल का नाम दिया है, इस नोवेल के लिए सरस्वती सम्मान मिला है। तो इनमें से किसको सरस्वती सम्मान दिया गया है, एमटी वासुदेवन नायर, कुमारन आसन, अक्कीथाम या प्रभा वर्मा। आज क्वेश्चन दिख रहे हैं ना सबको। सर करेक्ट आंसर बताना इनमें से क्या होगा। Who amongst the following will be awarded the 33rd Saraswati Samman 2023 for the novel रौद्र सात्विकम, एमटी वासुदेव नायर, कुमारन आपका क्या कहते हैं आसन, अकिथम या प्रभा वर्मा, बताइए सर। डी ऑप्शन, चलो तो इसमें मेजॉरिटी इज विद द डी, बिल्कुल सही बात, करेक्ट आंसर इज प्रभा वर्मा। ठीक है, नो आइडिया तो माइंड जी अब आइडिया मिल गया होगा, करेक्ट आंसर इज प्रभा वर्मा। तो प्रभा वर्मा कौन है, एक मलयालम पोइट है और ऑथर है। ठीक है, तो उनको मिला है सरस्वती सम्मान फॉर दिस ईयर, फॉर द ईयर 2023। ठीक है, तो उनकी जो नोवेल थी रौद्र सात्विकम उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। अच्छा, ये जो अवार्ड है आपका सरस्वती सम्मान, इसको किसने स्टार्ट किया है, इट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड बाय द के बिरला फाउंडेशन।
वैसे अवार्ड की डिटेल जनरली नहीं पूछता है, ये अवार्ड किसने शुरू किया, कब से चल रहा है, इस तरह के सवाल जनरली नहीं देखने को मिलते हैं। अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट यही आता है कि बताओ ये अवार्ड दिया गया है और किसको ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। इस तरह के ही डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन हो गए, अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन हो गए, इसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं होती है, जो एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन कराया जाता है लगभग अगर आना होता है तो क्वेश्चन वैसे ही उठ के आ जाता है, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल टू द पॉइंट आपको चलना है और बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है। जो क्वेश्चंस होते हैं लाइक जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज के, उसमें कभी कभी एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट पूछ लेता है, लेकिन यहाँ पर वो उतनी हेडेक नहीं होती है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74। Recently, Ramgarh crater has been officially recognized as a geoheritage site. It is in which of the following districts of Rajasthan? अभी क्रेटर क्या होता है सर? रामगढ़ क्रेटर को रिकॉग्नाइज किया गया है एज द जियो हेरिटेज साइट। क्रेटर क्या होता है? मान लो किसी एरिया पर कभी वोल्केनो आया, ठीक है, मान लो इस एरिया पर कभी वोल्केनो इरप्ट हुआ, ठीक है। तो वोल्केनो इरप्ट होने के बाद कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर एक गड्ढा होता है। मान लो यहाँ पर कभी वोल्केनो आया होगा तो एक गड्ढा हो गया, ठीक है, गड्ढा समझते हैं। तो उस गड्ढे को ही हम क्या कहते हैं सर? क्रेटर। वही जो गड्ढा कहलाता है वो कहलाता है आपका क्रेटर। तो एक क्रेटर है जिसका नाम है रामगढ़ क्रेटर, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज द जियो हेरिटेज साइट। तो सवाल ये है कि सर ये जो क्रेटर है रामगढ़ क्रेटर, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो राजस्थान में, इतना उसने बोल दिया। अब वो किस डिस्ट्रिक्ट में है वो आपको बताना, बारन, अजमेर, बाड़मेर या भरतपुर, ठीक है। अगर सोच रहे हो बी से कुछ नाम था तो बी से सर 3 नाम है, ठीक है। वैसे हिंट दे देता हूँ, हिंट ये सर जो नाम है वो बी से है, ए से नहीं है। तो या तो बारन हो सकता है या बाड़मेर हो सकता है या आपका भरतपुर हो सकता है, ठीक है। बताओ सर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज बारन, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है? बारन। तो इसको रिकॉग्नाइज किया गया एज ए जियो हेरिटेज साइट। जियो हेरिटेज साइट क्या होता है सर? देखो ऐसी साइट जो अर्थ के इवोल्यूशन में सिग्निफिकेंट रही हो, सिग्निफिकेंट ऑफरिंग इनसाइट टू अर्थ इवोल्यूशन और हिस्ट्री टू अर्थ साइंस। यानी अगर ऐसी कोई साइंस है जिससे अर्थ के इवोल्यूशन का पता चलता हो, या ये कह लो अर्थ का इवोल्यूशन आइडेंटिफाई करने में या उसको स्टडी करने में एक सिग्निफिकेंट पोजीशन रखती है कोई जगह, तो उस जगह को कहते हैं जियो हेरिटेज साइट, ठीक है। बात समझ में आ रही सर? अर्थ का जो इवोल्यूशन हुआ या अर्थ साइंसेस की जो हिस्ट्री है उसमें अगर कोई प्लेस सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, जैसे मान लो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, वो क्या है सर? वो हिस्ट्री में सिग्निफिकेंट है, यानी ऐसी साइट जिनका एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, तो वो हो गई यूनेस्को की हेरिटेज साइट। इसी तरह से ऐसी साइट्स जिनका सिग्निफिकेंस जियोलॉजिकल साइंसेस में है, अर्थ की इवोल्यूशन में है, अर्थ साइंसेस में है, तो उन साइट्स को अपन क्या कहते हैं? उन साइट्स को कहते हैं जियो हेरिटेज साइट्स, ठीक है। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसके लिए काम करता है, ठीक है। इट इज द पेरेंट बॉडी व्हिच इज मेकिंग एफर्ट्स टुवर्ड्स आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ जियो हेरिटेज साइट्स, नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स इन द कंट्री। तो इनको आइडेंटिफाई करना और इन पे काम करना या इनकी देखभाल करना, ये किसके कंट्रोल में है सर? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जैसे हिस्टोरिकल साइट्स को कौन मेंटेन करता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई है। इसी तरह से जियो हेरिटेज साइट्स को कौन मैनेज करता है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उससे रिलेट करके आप बता सकते हो। इंडिया में कितना क्रेटर्स है इसकी गिनती तो नहीं है सर मेरे पास, और इस तरह का क्वेश्चन आएगा भी नहीं, ठीक है। कोई डाउट है सर? हाँ जी क्लियर है, तो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे पहुंचे सर।
तो बेसिकली देखो ये क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा जियो हेरिटेज साइट के बारे में बताना था। देखो मेरी कोशिश रहती है कि मान लो करंट अफेयर्स में कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी आ जाती है जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होती है ना, जिनसे अवेयरनेस कम होती है और जिसपे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है इस तरह के टॉपिक्स को जरूर इंक्लूड किया जाए। तो जैसे यहाँ पर एक जियो हेरिटेज साइट, हालांकि जियो हेरिटेज साइट में पहली बार नहीं बता रहा हूँ, पिछले 2021 से सर मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, तो ये पहले भी कुछ बार कम आता है, लेकिन पहले भी कुछ बार ये जियो हेरिटेज साइट न्यूज में आ चुका है, तब भी मैंने इसके बारे में जिक्र किया था, ठीक है। लेकिन अब वो वही बात हो गई, सब पुराने करंट अफेयर्स हो गए। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा आपसे कि नहीं मैंने 2 साल पहले इसको बताया था, तो आप 2 साल के पहले के करंट अफेयर्स जाके देखो, उसका कोई मतलब तो है नहीं। तो काफी टाइम बाद ये रिपीट हुआ, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। ये कह रहा है सर, which of the following organizations under its missing migrants project has informed that a total of 8,565 migrants died on land and sea routes worldwide in 2023। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो माइग्रेंट्स पे काम करती है, यानी माइग्रेंट्स कौन होते हैं, जो एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे मूव करते हैं। आपको कोई भी रीजन हो सकता है किसी एक कंट्री में उन्हें परसिक्यूशन झेलना पड़ रहा हो, जिसकी वजह से वो दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर गए, या हो सकता है एक कंट्री का डिजास्टर आ गया हो, वहां पर क्लाइमेट चेंज हो रहा हो, या क्लाइमेट की वजह से डिजास्टर आ गया हो जिसकी वजह से वो शिफ्ट कर गए हो, या फिर हो सकता है वहां कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो। तो कुछ भी ऐसा रीजन जिसकी वजह से अब उन्हें लग रहा है कि दैट प्लेस इज नॉट हैबिटेबल एंड दैट प्लेस इज नॉट हैविंग अपॉर्चुनिटीज फॉर देम, उस जगह को छोड़ के अगर दूसरी जगह जा रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। तो जो माइग्रेशन हो रहा है उसमें कई सारे जो माइग्रेंट्स हैं उनकी डेथ हो जाती है लैंड एंड सी रूट्स पे। कई बार वो माइग्रेशन इलीगल होता है, उसकी वजह से भी हो जाती है, क्योंकि इलीगल होने की वजह से जो वो रूट एक्वायर करते हैं वो अनसेफ रूट होता है। अभी जैसे एक लास्ट ईयर मूवी आई थी डंकी, अगर उसमें आपने देखा होगा तो इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं वो किस तरह से अपना वतन छोड़ के दूसरे देश में जा रहे हैं, तो वो किस तरह का रूट एक्वायर कर रहे हैं, उसमें कुछ लोगों की डेथ हो भी जाती है। तो बहुत ही अनसेफ रूट्स को वो यूज करते हैं, बहुत ही रिस्की रूट्स को वो यूज करते हैं, उसकी वजह से भी डेथ हो जाती है। तो इसी तरह से जो माइग्रेंट्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रिपोर्ट रख रहा है उन माइग्रेंट्स की, उनकी रिपोर्ट का नाम है मिसिंग माइग्रेंट्स। तो उसने ये बताया कि सिर्फ 2023 में 8,565 माइग्रेंट्स की डेथ हुई थी। तो अब सवाल ये है कि सर आपका ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम क्या है जिसने ये रिपोर्ट पब्लिश की है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन है सर आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। सही जवाब दे रहे हैं आप लोग कमेंट में, IOM। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन यही काम करती है, ठीक है। ये जो रिपोर्ट है, इट वाज प्रोजेक्टेड बाय IOM दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2014, tracks these figures and was initiated after surge in deaths in the Mediterranean and an influx of migrants of an Italian land of Lampedusa। अब इसकी शुरुआत कहां से हुई सर? इसकी शुरुआत होती है इस ऑर्गेनाइजेशन की 1951 में। पहले नाम था प्रोविजनल इंटर गवर्नमेंट कमिटी फॉर द मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम यूरोप, मतलब नंबर सा नाम था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था 1939 से 1945 के बीच, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड वॉर 2 कब से कब तक चला था? 1939 से 1945 के। अब उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत से लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर गए, ठीक है। तो उनका अंदाजा लगाने के लिए 1951 में एक संस्था बनी, प्रोविजनल इंटर गवर्नमेंटल कमिटी फॉर द मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम यूरोप, ठीक है। फिर इसका नाम बदल के किया गया इंटर गवर्नमेंटल कमिटी फॉर यूरोपियन माइग्रेशन 1952। फिर इसका नाम बदल गया इंटर गवर्नमेंटल कमिटी फॉर माइग्रेशन 1980 में। फिर
बाद में इसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम रख दिया गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन 1989। ठीक है, तो माइग्रेशन इसका सर नाम बहुत ज्यादा बदला है 1989 में, इसका फाइनली नाम फाइनल होता है। इंपॉर्टेंट जानकारी ये है 2016 में इट वाज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द यूएन बिकम अ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कुछ यूएन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उनका अपना यूएन से एग्रीमेंट चलता है, तो ये भी उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई है 2016 में इसका यूएन के साथ उसके रिगार्डिंग जो एग्रीमेंट है वो हो चुका है। कितने मेंबर्स हैं वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है अब, लेकिन हाँ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यूज में आती तो एक सवाल जरूर अपने आप से पूछो, क्या इंडिया उसका मेंबर है? तो इसका तो सर मेंबर है, हम 2008 में इसके मेंबर बने थे। ठीक है, अब कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आप भी जानते हो क्या होता है सर, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखोगे आप तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है उसका हेडक्वार्टर। तो इसका भी सही सर वही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका हेडक्वार्टर आपको कहां देखने को मिलेगा? इट इज इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, इट इज इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। बात समझ में आ रही है? ये तो हटा, ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए सर, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। ठीक है सर, यहां तक ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं सर, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, जब एक वोल्केनो डिस्कवर हुआ है सर, वोल्केनो का नाम क्या है? नॉक्टिस वोल्केनो। अब इसमें ये नहीं पूछ रहे कौन सी कंट्री में है या कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से प्लेनेट पे, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल क्वेश्चन भी नहीं है, ये इंटर सोलर क्वेश्चन है। तो एक वोल्केनो का नाम दिया है, अभी वोल्केनो न्यूज में था, तो किस प्लेनेट पे ये वोल्केनो इरप्ट हुआ था, ठीक है, तो वो आपको बताना है। बहुत बढ़िया, सबको पता है सर हमारी नजरें किस पे टिकी है? मार्स पे टिकी है, तो मार्स का ही न्यूज में आया होगा कि बिल्कुल सही बात है। तो ये जो वोल्केनो है नॉक्टिस वोल्केनो, ये कहां पर है सर? आपका मार्स में, न्यूली डिस्कवर्ड वोल्केनो लोकेटेड जस्ट आउट ऑफ मार्स इक्वेटर। ठीक है, एक नए वोल्केनो को डिस्कवर किया गया है मार्स में, जिसका नाम है नॉक्टिस वोल्केनो। ठीक है, तो इसमें कोई डिटेलिंग में नहीं जाना, बस एज इट इज ध्यान रख लो नॉक्टिस वोल्केनो मार्स में। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा तो एज इट इज इसी तरह से आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिंपल था। 77, which of the following state governments has notified the Gradua Community Reserve for the protection of Dogon Leosla bird? तो हो सकता है प्रोनाउंसिएशन मेरा गड़बड़ हो रहा हो, इसमें थोड़ा सा टफ नाम है, तो मैं उसके लिए पहले अपोलोजाइज करता हूँ, लेकिन हाँ ये आपको आंसर बताना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट का सवाल है। ठीक है, तो which of the following state governments has notified the Gradua Community Reserve for the protection of Google योशिला बर्ड, योशिला बर्ड? ठीक है, अरुणाचल, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम। हाँ जी सर, तो ये क्वेश्चन सर मतलब बनता है आपके लिए बताना, ये तो खाता बोल देने वाला सवाल है। कम्युनिटी से आई होप आप समझ गए होंगे, जो ब्राडुआ कम्युनिटी है, ठीक है, उनसे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, बिल्कुल सही बात। तो करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो कहां की सरकार ने नोटिफाई किया है? अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने नोटिफाई। ठीक है, तो ये जो कम्युनिटी रिजर्व है आपका ब्राडुआ कम्युनिटी रिजर्व, ये आपका जो ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, उसके पास लोकेटेड है। तो वहां पर सरकार ने ये किसकी प्रोटेक्शन के लिए किया है? ये बर्ड है, बर्ड का नाम क्या है सर? थोड़ा सा टफ नाम है, बर्ड का नाम है बुगुन योशला बर्ड। ठीक है, इसके प्रोटेक्शन के लिए ये कम्युनिटी रिजर्व को नोटिफाई किया गया है। ठीक है, ये जो लैंड है वो उन्हीं कम्युनिटी का दिया हुआ लैंड है, ताकि वो उस बर्ड को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, बिल्कुल। तो ये कम्युनिटी के नाम से वो आप समझ गए होंगे, ये अरुणाचल का ही क्वेश्चन है। तो देखो अरुणाचल में भी क्वेश्चन अगर न्यूज में आते हैं तो अपन कोशिश करते हैं नेशनल में उसको कवर कर ही लें। ठीक है,
बाकी नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर्स तो आपका अलग बन ही रहा है. According to the recently released World Happiness Report 2024, which of the following is the happiest country in the world? Finland, Denmark, Iceland, Sweden. According to the recently released World Happiness Report 2024, which of the following is the happiest country in the world? Finland, Denmark, Iceland, Sweden. बताइए. According to the recently released World Happiness Report 2024, which of the following is the happiest country in the world? अब देखो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जब भी आती है तो थोड़ा सा अजीब सा एक सवाल लेके आती है, क्योंकि हैप्पीनेस के मामले में ये रिपोर्ट पाकिस्तान से भी पीछे रखती है. ठीक है, क्यों रखती है नहीं पता है, लेकिन रखती है ये रिपोर्ट. और ये न्यूज में भी बहुत रहती है, अमूमन बहुत ज्यादा फेमस भी रहती है, तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए अपन इस रिपोर्ट को उठा लेते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है. तो ये जो रिपोर्ट है सर आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये एनुअली पब्लिश होती है बाय यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क. यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क. यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क की हाइलाइट्स of the 2024 reports. For the 7th successive year, Finland topped the list of the happiest countries in the world. ठीक है. For the 7th successive year, Finland topped the list of happiest countries in the world. रनर-अप्स की बात करें तो टॉप 10 में बाकी जो कंट्रीज थी, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, इजराइल, नेदरलैंड, नॉर्वे, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये टॉप 10 में थी. इतना रैंकिंग नहीं पूछेगा, पूछेगा तो टॉप पूछ लेगा या इंडिया की रैंकिंग पूछ लेगा. बॉटम भी जनरली नहीं पूछता है, बॉटम में वैसे अफगानिस्तान था. इंडिया की रैंकिंग ध्यान रख लेना 126. ठीक है, लेकिन बड़ा आयरनिकल बात है कि सर पाकिस्तान, लिबिया, इराक, पैलेस्टीन और नाइजर, इनसे हमारी रैंक कम है, मतलब हम इनसे कम खुश हैं, ये हमसे ज्यादा खुश हैं. ठीक है, ये आपका रिपोर्ट बताती है. तो हमारी जो पोजीशन है दैट इज 126 इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट. और टॉप पे कौन है सर आपका? फिनलैंड. तो ये रिपोर्ट के बारे में दो चार चीजें ध्यान रखिएगा. और ये भी ध्यान रखिएगा इसको पब्लिश कौन करता है? यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसको पब्लिश करता है. ठीक है, ध्यान रहेगा सर. यस और नो? याद रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे? गिव मी थम्स अप. हाँ जी. नॉर्थ कोरिया तो नहीं है सर हमसे आगे. नॉर्थ कोरिया में तो सर पहले आई थिंक नॉर्थ कोरिया मुझे फिर पूरी रैंकिंग उठा के देखनी पड़ेगी. ठीक है ना. तो ये तो जो न्यूज आर्टिकल्स में आपके पॉइंट्स होते हैं वो मैं उठाया हूँ, तो उसके लिए फिर मुझे एक एक कंट्री की रैंकिंग देखनी पड़ेगी. और नॉर्थ कोरिया आई थिंक नीचे ही है हमसे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. Recently, Ministry of Electronics and Information Technology and which of the following organizations have launched the Bhasha Net portal? तो इनमें से एक तो हो गया सर आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीटी. ठीक है, और मीटी के अलावा एक और कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछ रहा है, जिसने मिलके लॉन्च किया है भाषा नेट पोर्टल. ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछ रहा है. मीटी और एक ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके आपका लॉन्च किया है भाषा नेट पोर्टल. तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया? नीति आयोग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नेक्सी, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया या डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन. इसमें से चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन बताइए. हाँ जी सर, इनमें से करेक्ट आंसर.
करेक्ट आंसर इज नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एक तो हो गया सर आपका मीटी, मीटी और नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर भाषा नेट पोर्टल लॉन्च किया। किस दिन लॉन्च किया है? यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे वाले दिन लॉन्च किया है। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे किस दिन होता है? मार्च 21, 2024। अब ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होता कैसे? देखो ये कंसेप्ट इसलिए बनाया गया है टू एंश्योर दैट ऑल डोमेन नेम्स एंड ईमेल एड्रेसेस regardless of language or script can be used by all internet enabled applications, devices and systems। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि सर मान लो ऐसे सिनेरियो सोचो आप कि कल कोई बड़ी वेबसाइट है, जहां जैसे मान लो भारतीय सरकार की वेबसाइट है पीआईबी, है ना, जनरली जो हम लोग न्यूज वगैरह पढ़ते हैं वो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो सरकारी वेबसाइट है वहां से हमें मिलती है, ठीक है ना, पीआईबी। कल मान लो पीआईबी आपको चार्ज करने लगे कि भाई हमारी वेबसाइट पे आना है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तब आप इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। या वो ऐसा कहने लगे कि नहीं, पीआईबी जो है वो इंग्लिश में है, तो जो हिंदी स्पीकिंग, मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, वो कहने लगे भाई हमारा इंग्लिश में कंटेंट है, मान लो हम हिंदी स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है वहां के लोगों को इसका एक्सेस ही नहीं देंगे। तो ये क्या हो गया सर, कोई भी एक वेबसाइट है उस पर लिमिट किया जा रहा है कि इस तरह के लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते, वो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो इसको रोकना है सर। कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी ईमेल एड्रेस हो, तो उसको एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए, यानी वो हर एक डिवाइस पे ओपन होना चाहिए, हर एक डिवाइस पे उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए। इट कैन बी यूज्ड बाय ऑल इंटरनेट इनेबल्ड एप्लीकेशंस, डिवाइसेस एंड सिस्टम्स। तो ये एक कंसेप्ट है जिसे कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। अब इसी को मेंटेन करने के लिए भाषा नेट पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो भाषा नेट पोर्टल क्या करेगा, वो सारे टूल्स, इंफॉर्मेशन आपका प्रोवाइड करेगा टू हेल्प डेवलपर्स, बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू मेक देयर एप्लीकेशन एंड सिस्टम यूए कंप्लायंट, ठीक है। मान लो कई बार क्या होता है, जैसे कोई एक डिवाइस मान लो, या इस तरह का भी कभी कभी हो जाता है, फॉर एग्जांपल कि कोई वेबसाइट बनी है या कोई एप्लीकेशन बनी है, वो सिर्फ एंड्रॉइड वालों के लिए है, वो आपका मैकबुक वालों के लिए नहीं है। कोई वेबसाइट है वो सिर्फ आपका लैपटॉप वाले यूज कर पा रहे हैं, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, मोबाइल वाले यूज नहीं कर पा रहे। तो यहां पर क्या हो गया सर, एक डिजिटल डिवाइड हो गया कि भाई आपके पास लैपटॉप होगा तभी आप उसको एक्सेस कर पाओगे। तो इस तरह की चीजों को दूर करने के लिए आपका एक पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम है भाषा नेट पोर्टल, ठीक है। तो वो डेवलपर्स को, जो भी उसको बनाएंगे, उसको एक प्रॉपर आपका सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ताकि आपका क्या कहते हैं, वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस कंप्लायंट उनको बनाया जा सके, ठीक है सर। क्लियर है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही सर? इज दैट क्लियर और नॉट? यहां तक कोई डाउट होने से बताइए सर। क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। तो ये सर आपके 80 सवाल हो गए, ठीक है। पीडीएफ आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे इसका जो रिकॉर्डिंग है वो कल मॉर्निंग तक आ जाता है, मॉर्निंग 10 to 11 के बीच इसका आपका जो वीडियो है वो अपलोड हो जाता है ना। तो आप हाँ यूट्यूब से इसका रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। चलिए सर, तो फिर इसके आगे के क्वेश्चन सब लोग अगली क्लास में करेंगे। मिलते हैं सर अगली क्लास में। चिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।